नमस्कार दोस्तों। अगर आपके घर में कोई छोटा बच्चा है और वो स्कूल जाता है, जी हाँ, अगर उस बच्चे के 2 दिन बाद एग्ज़ाम है और वो बच्चा अपने एग्ज़ाम की तैयारी करने की बजाय, जी हाँ, वो अपने सिलेबस का रिवीजन करने की बजाय आपको दिखाई देता है मैदान में खेलता हुआ। जी हाँ, थोड़ा बहुत खेलता नहीं बल्कि 10 से 12 घंटे वो लगातार मैदान में अपने आप को एंगेज रख रहा है, बिज़ी रख रहा है, अपना खेल बिंदास खेल रहा है, बिना अपने एग्ज़ाम की परवाह किए। तो इसका क्या अर्थ निकलता है? इसका अर्थ दोस्तों साफ साफ शायद ये निकल सकता है कि उस बच्चे का एग्ज़ाम के प्रति जो उम्मीद है वो ख़त्म हो चुकी है। जी हाँ, जो उसका रुझान है, जो उसका इंटरेस्ट है, वो उस क्षेत्र में ना होते हुए उसका इंटरेस्ट खेल में आ चुका है। इसका मतलब कुछ और भी निकल सकता है। और दोस्तों इसी तरह का सेम सिनारियो, इस तरह की सेम केस स्टडी अप्लाई हो रही है वर्तमान की सत्ताधारी सरकार के ऊपर, मतलब कि मोदी सरकार के ऊपर। हम सभी जानते हैं कि हरियाणा में इलेक्शन कैंपेन खत्म होने में अभी 2 दिन और बाकी हैं, लेकिन मोदी जी ने कल ही अपनी आखिरी रैली हरियाणा के पलवल में समाप्त कर डाली। वहीं पर दूसरी तरफ ध्यान रखिएगा, कांग्रेस बैक टू बैक रैलियां कर रही है, जनसभा कर रही है और रोड शो कर रही है। विजय संकल्प यात्रा के माध्यम से राहुल गांधी जी कहीं ना कहीं हरियाणा के लोगों में, जी हाँ, अपनी जगह बना रहे हैं और सबके दिलों में छा रहे हैं। इनकी हर एक रोड शो में एक भारी भरकम संख्या आपको दिख रही होगी। लोगों के जो ये बातें कर रहे हैं, लोगों की जो उम्मीदें हैं, उनको लेकर के जो अपनी प्लानिंग उनके साथ वो शेयर कर रहे हैं जनसभा के माध्यम से, वो कहीं ना कहीं इनके आने वाली सीटों में एक बहुत बड़ा इजाफा करने वाली है। और वहीं अगर हम बात करें दोस्तों कि अब मोदी जी आखिरकार चाह क्या रहे हैं, क्या उन्होंने यहाँ से उम्मीद छोड़ दी है? आखिरी रैली आखिरकार इन्होंने कल क्यों करी? वो चाहते तो कई सारे रोड शो कर सकते थे, अभी कई सभा कर सकते थे, अभी कई बड़ी रैलियां कर सकते थे। जिसको बोलने की इतना खासा तजुर्बा हो, जी हाँ, उनको बोलने से भला कौन रोक सकता है। लेकिन 48 घंटे पहले ही मोदी जी ने मैदान छोड़ दिया। अब सरप्राइज बात ये है दोस्तों, जी हाँ, ये सभी को काफ़ी सरप्राइज कर रही है, सोचने पर हम सबको मजबूर करती है कि जो मोदी 2014 में, जी हाँ, 2014 में हरियाणा में ताबड़तोड़ रैली कर रहे थे और आगाज़ ही यहीं से शुरू हुआ था और हरियाणा को इन्होंने जीता भी। 2014 में लोकसभा, फिर 2014 में, जी हाँ, विधानसभा, उसके बाद 2019 में 10 में से 10 सीटें लोकसभा की इन्होंने जीती थी, ये आपको अच्छे से याद होगा। और मोदी जी ने 2019 का चुनाव भी जीता विधानसभा का, और 2024 में इनको कहीं ना कहीं, जी हाँ, ध्यान रखिएगा, 10 में से 5 सीटें प्राप्त हुई थी। आंकड़ा भले ही डाउन हुआ, और आंकड़ा दोस्तों हमेशा डाउन क्यों होता है? जब कोई वहाँ का विधायक, जी हाँ, जनता की उम्मीदों पर, ठीक है, खरा नहीं उतरता, तो वहाँ की जनता क्या होती है? रूठ जाती है, नाराज हो जाती है, वो चाहती है परिवर्तन। और यही परिवर्तन का असर साफ साफ हमको वर्तमान समय के अंदर हरियाणा की सियासी सरजमी के अंदर हमको दिख रहा है। और दोस्तों यहाँ पर वक्त से पहले ही मोदी ने मैदान नहीं छोड़ा, बल्कि कहीं ना कहीं जो इनके चाणक्य हैं, अमित शाह जी ने भी मैदान छोड़ दिया है। अब वो हरियाणा की जगह आपको महाराष्ट्र में दिखाई दे रहे हैं, जहां अभी चुनाव की डेट अनाउंस नहीं हुई है। वहां पर ये अपनी चुनावी जो बिसात है वो बिछाने में लगे हुए हैं। दोस्तों कहीं बीजेपी ने अपने घुटने तो नहीं टेक दिए। वैसे आज बीजेपी ने क्या करा? राम रहीम को, जी हाँ, पेरोल पर छोड़ करके अपना एक ट्रम्प कार्ड चल दिया है। जी हाँ, राम रहीम को छोड़ने का अर्थ यहाँ पर यह है कि इससे कहीं ना कहीं बीजेपी के ऊपर, जी हाँ, एक पॉजिटिव वाइब्स शायद आ जाए, क्योंकि इनका क्षेत्र है आपका सिरसा से, और सिरसा की जनसंख्या, जो वहाँ के लोग हैं, वो राम रहीम को बहुत अधिक मानते हैं। और इस तरह से इनको लगता है कि यहाँ पर हरियाणा में ये शायद लोगों के दिलों में जगह बना लेंगे। लेकिन एक तबका दोस्तों ऐसा भी है जो राम रहीम को, जी हाँ, जो एक बहुत बड़ा बलात्कारी है, उसने काफ़ी सारे दुष्कर्म किए हैं, वो उसको 20 साल की मिली है सज़ा, और वो लगातार पैरोल पे बाहर आते जा रहा है। हरियाणा की सरकार, मतलब कि बीजेपी सरकार, उसका सहयोग दे रही है, उसको बार बार पैरोल पे बाहर छोड़ रही है। और इस बार जो उसको मिली है पैरोल, वो मिली है 11वीं बार। जी हाँ, इससे पहले भी 10 बार वो पैरोल पे बाहर आ चुका है, जिसको लेकर के विपक्ष पार्टी ने, मतलब कि कांग्रेस ने कई बार सवाल उठाए हैं, लेकिन जो केंद्र सरकार है उसको कोई फर्क नहीं पड़ता। जी हाँ, उनके सवालों से, उनके जवाबों से। थिंक अबाउट इट। बट दोस्तों को क्या लगता है कि वास्तविक रूप से राम रहीम को छोड़ करके जो इन्होंने ट्रम्प कार्ड चला है,
जी हाँ, ये ट्रम्प कार्ड क्या इनकी सीटों में इजाफा करेगा या फिर इनकी सीटों को और भी गिरा देगा। जी हाँ, राम रहीम को छोड़ करके मोदी सरकार ने काफ़ी अच्छा किया है या फिर इन्होंने अपने पैरों पर खुद कुल्हाड़ी दे मारी है। अब यहाँ पर अगर हम सियासी बिसात को अगर हम ध्यान से देखें तो हम ये पाएंगे, हम क्या बल्कि जो मोदी जी के चाणक्य हैं वो भी इस बात को शायद समझ चुके हैं कि हरियाणा में ज़्यादा मेहनत करने की अब कोई आवश्यकता नहीं है, इसका कोई मतलब ही नहीं बनता। रही सही कसर हरियाणा का जो सर्वे हुआ था उसने पूरी कर दी, और रही सही कसर जो इनकी रैली में, जी हाँ, जनता का नील बटा सन्नाटा चल रहा है, मतलब कि लोग इनको सुनने के लिए अब पहुँच ही नहीं रहे हैं। जी हाँ, आना पसंद ही नहीं कर रहे हैं। तो इससे भी कहीं ना कहीं इनकी उम्मीदें टूट चुकी हैं। अब दोस्तों अगर देखा जाए तो हरियाणा में 4 ही बड़े बीजेपी के नेता बचे हैं। एक मोदी जी जो खुद हैं, उसके बाद उनके चाणक्य अमित शाह जी, और उसके बाद जी हाँ 2 बार के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर, और फिर जो सिटिंग चीफ मिनिस्टर हैं नायब सिंह सैनी। ये 4 लोग जिन पर आप कह सकते हैं कि पूरे हरियाणा के चुनाव का दरमोदार है। जी हाँ, जीतने का जो आपका दरोमदार है वो इन्हीं के कंधों पर बना हुआ है। पूरा खेल इन्हीं के ऊपर टिका हुआ है। लेकिन मोदी जी, जी हाँ, मैंने कहा ना कि उन्होंने कैंपेन कल ही ख़त्म कर दिया है अपना, 2 दिन पहले। अमित शाह जी जो हरियाणा के मैदान को छोड़ करके महाराष्ट्र के कैंपेन में बिजी हैं, जहाँ पर डेट अभी अनाउंस नहीं हुई है इलेक्शन की। और वहीं पर अगर हम बात करें मनोहर लाल खट्टर जी, वो कभी दिखते ही नहीं, वो मिस्टर इंडिया बन चुके हैं इस वक्त। कहीं पर भी किसी भी रैली के अंदर, किसी भी पोस्टर के अंदर आपको दिख नहीं रहे। अब बात करते हैं नायब सिंह सैनी, चौथी पर्सनैलिटी के, जो फिलहाल वर्तमान में सिटिंग चीफ मिनिस्टर हैं, जिनके कंधों पर सारा बोझ है। जी हाँ, कमल के कंधों का बोझ क्या ये उठा पाएंगे? क्या कमल को खिलाने में ये वास्तविक रूप से खरे उतर पाएंगे? अब कुछ लोगों का दोस्तों ये भी कयास है कि भैया जहाँ से इनको टिकट मिली है ना, लाडवा से, जी हाँ, नायब सिंह सैनी को, ये अपनी ही सीट जीत पाए वही गनीमत है। क्योंकि दोस्तों ये लाडवा गढ़ है वो एक्चुअली कांग्रेस का गढ़ है, ना कि बीजेपी का। और इस समय जो एक तरफ राहुल गांधी जी जो आपकी विजय संकल्प यात्रा कर रहे हैं, वो जो इनका रूट है, ठीक है, वो जीटी रूट है, मतलब कि जीटी रोड है। जीटी रोड मतलब कि वो है जहाँ पर 12 विधानसभा सीटें आती हैं। 12 विधानसभा सीटें वो है जहाँ पर बीजेपी का आधिपत्य स्थापित है। ये वहाँ की हवा को परिवर्तन करने का वहाँ पर प्रयास कर रहे हैं, वहाँ के लोगों में, जी हाँ, जो अपनी उम्मीदें हैं कहीं ना कहीं उनमें देख रहे हैं, और जनता के दिलों में अपनी जगह बना रहे हैं। क्योंकि वास्तविक रूप से जनता की आंखें खुलती है जब आप उनके मन की बात करोगे। जी हाँ, मन की बात एक होती है, एक बात होती है ढंग की बात। मन के साथ साथ आपको ढंग की बात भी करनी पड़ेगी। जो जनता के मुद्दे हैं वो आपको अपनी जनसभा के अंदर, जी हाँ, जनसभा के माध्यम से जनता को बताने पड़ेंगे कि आखिरकार आगामी सरकार की क्या क्या प्लानिंग होगी। दोस्तों मैनिफेस्टो हर 5 साल में हर पार्टी अपने अपने तरीके से जारी करती है, लेकिन मैनिफेस्टो को हकीकत में बदलने के लिए एक सच्चे नेता की आवश्यकता होती है, एक साफ नीयत की आवश्यकता होती है। अब ये बताएगा आने वाला वक्त की 8 तारीख को किसकी सरकार बनती है, फिर वो बताएंगे आने वाले 5 साल की वास्तविक रूप से कांग्रेस अपने मैनिफेस्टो में खरी उतरी या फिर बीजेपी। लेकिन मैनिफेस्टो दोस्तों हकीकत में तब्दील तब होगा जब कोई सरकार वास्तविक रूप से 8 तारीख को हरियाणा में आएगी। जी हाँ, किसी एक के तो उम्मीद पक्का है, बट मैक्सिमम चांस है कांग्रेस के। लेकिन बीजेपी ने जो सोचा है कि ट्रम्प कार्ड इन्होंने चला है, ठीक है, राम रहीम को रिहा करके, पैरोल पे छोड़ करके, और ये ट्रम्प कार्ड कहीं ना कहीं कुल्हाड़ी में तब्दील हो सकता है बहुत ही जल्द। जी हाँ, क्योंकि अब रिपोर्ट दोस्तों ये भी आ रही है कि बीजेपी ने अपना एक ट्रम्प कार्ड और चला है जिसको बोलते हैं ईडी। जी हाँ, रिपोर्ट अब ये आ रही है कि ईडी को इन्होंने सक्रिय कर दिया है, और ईडी अब कांग्रेस की घेराबंदी कर रही है, और काफ़ी हद तक, जी हाँ, बीजेपी को सफलता प्राप्त हुई है कल रात। सफलता प्राप्त इसलिए मैं कह रहा हूँ दोस्तों कि धर्म सिंह, जी हाँ, ध्यान से देखिएगा, ये कांग्रेस के कैंडिडेट हैं और ये वर्तमान में सिटिंग एमएलए हैं। और ये ध्यान रखिए कांग्रेस के जो सीएम फेस हैं, जो सीएम कैंडिडेट हैं, भूपेंद्र सिंह हुड्डा के काफ़ी क्लोज हैं। अगर इनकी गिरफ्तारी हुई है तो इनकी गिरफ्तारी अगर तय हो चुकी है तो इनको गिरफ्तार करने जा रही है अब बहुत ही जल्द ईडी। और इनके साथ साथ जो भी इनके आसपास, जो भी इनके सहयोगी होंगे, जो इनके दोस्त वगैरह होंगे, जो भी इनके क्लोज फ्रेंड होंगे, उन सब पर भी ईडी शिकंजा कस सकती है। जिसका हमने सबसे बड़ा एग्जाम्पल देखा आम आदमी पार्टी को लेकर के बैक टू बैक सब नेता जेल में डाले गए थे। ठीक है, कौन सा नेता कब जेल में गया, कब कौन बाहर आया, कितनी जमानत पे किस डेट को आया, उसका भी स्क्रीनशॉट आपके सामने ये रहा। वीडियो को पॉज करके आप चाहो तो रीड कर सकते हो। सो गाइस, वहीं पर दूसरी तरफ, जी हाँ, ये अपना खेला चल रहे हैं अपने अकॉर्डिंग, लेकिन वहीं दूसरी तरफ राहुल गांधी जी चुनावी मैदान में अपने अकॉर्डिंग
अपने जो दाव पेच है, अपनी जो कहीं ना कहीं बिसात है वो बिछा रहे हैं। अब इनकी बिसात चल चुकी है कहीं ना कहीं विजय संकल्प यात्रा के द्वारा। राहुल गांधी ने इस यात्रा में ये कहा कि जो अग्निवीर योजना है इसका मुद्दा उठाया, और ये मुद्दा कहीं ना कहीं सीधे कनेक्टेड है यूथ के साथ। जी हाँ, अग्निवीर योजना कहीं ना कहीं अप्रत्यक्ष रूप से कहूँ तो युवाओं के जो भविष्य है, जी हाँ, उसके साथ खिलवाड़ करने का एक बहुत बढ़िया जरिया था। जी हाँ, केंद्र सरकार का। इन्होंने ये कहा कि आप किसी गलतफहमी में मत रहिएगा, जवानों की पेंशन चोरी करने का ये साफ साफ तरीका था अग्निवीर योजना। और ये सीधी सी बात है, जो सामान्य जवान है उसे पूरी जिंदगी पेंशन दी जाएगी, लेकिन जिसे अग्निवीर, जी हाँ, जिसे अग्निवीर नाम दिया गया उसे पेंशन नहीं मिलेगी। यानी कि उसके जेब से जो पैसा है वो छीन लिया जाएगा, जो उसके राइट है, जो उसका पेंशन पाने का जो व्यक्ति वो अधिकार है, उससे वो अधिकार हम छीन रहे हैं। और राहुल गांधी कर रहे हैं इस समय बात दोस्तों किसानों की भी। जी हाँ, एमएसपी के मुद्दे भी ये उठा रहे हैं। और दोस्तों ये बात कर रहे हैं जो किसान है और जो अडानी और जो अंबानी है, इनके बीच में जो दीवार खींची गई है, जी हाँ, बहुत बड़ी दीवार जो खींची गई है, उसके मुद्दे को लेकर के भी ये बात कर रहे हैं कि अमीर और अमीर, गरीब और गरीब बनता जा रहा है। अमीरों का लोन माफ़ हो रहा है, लेकिन जो किसान होते हैं उनका जो लोन होता है वो कभी हमने आज तक माफ़ होता हुआ नहीं सुना, बल्कि उनसे लोन की रिकवरी के लिए उन्होंने जो अपने लोन पर जो सामान लिया होता है उसकी वो लोग जब्ती कर लेते हैं, बैंक वाले भी। आखिरकार ये भेदभाव क्यों, जब दोनों ही व्यक्ति इक्वल टैक्स दे रहे हैं तो ये पार्शियलिटी आखिरकार क्यों हो रही है, ये भेदभाव दोनों के बीच में क्यों हो रहा है? ऐसे मुद्दे इनके द्वारा उठाए जा रहे हैं। और दोस्तों ये मुद्दे उठा रहे हैं डंकी को लेकर के कि आखिरकार हरियाणा का युवा डंकी जैसे खतरनाक रूट को क्यों एक्सेप्ट कर रहा है। जी हाँ, क्योंकि देश के अंदर रोजगार नहीं है, हरियाणा में युवा बेरोजगार हैं। जी हाँ, बेरोजगार इंसान क्या ना करता, जो मिले उसे रूट वो पकड़ लेगा। और इस समय दूसरी तरफ दोस्तों स्मृति ईरानी बोलती है कि ये जो बात कर रहे हैं विदेशों में जो हमारे युवा जा रहे हैं वो विदेश के लोगों की सेवा कर रहे हैं। जी हाँ, डंकी के माध्यम से जो व्यक्ति दूसरे देश में जा रहा है दोस्तों, वो देश की सेवा करने नहीं बल्कि वो मजबूरी में जा रहा है। जी हाँ, कभी अब ध्यान से डंकी मूवी को देखिएगा, कितना खतरनाक रूट होता है ये। और यहाँ पर इस विजय संकल्प यात्रा के दौरान राहुल गांधी बात कर रहे हैं चिट्टा की। जी हाँ, चिट्टा एक ड्रग्स होती है जो हरियाणा के युवा सबसे अधिक दोस्तों इस चीज़ का सेवन कर रहे हैं। और हरियाणा का युवा दोस्तों जो एक समय जाना जाता था दूध घी खाने के लिए, और आज वही युवा जाना जाता है, जी हाँ, नशे के लिए। तो इस मुद्दे पर बात कर रहे हैं राहुल गांधी इस संकल्प यात्रा के दौरान। सो गैस, आज के इस वीडियो में बस कर इतना ही, लेकिन आने वाले समय में 8 तारीख को किसको कितनी सीटें मिलने वाली है, जी हाँ, अपनी गैसिंग पावर आप मुझे कमेंट जरूर करिएगा। सो गैस, मिलता हूँ जल्द एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।